अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। तो आज हम फ़तेह से बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो फ़तेह, मेरा आपसे पहला सवाल है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना क्या सेफ़ है? देखें, पिछली नेशंस में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, जिसमें जनरल सवालात थे। आज हम थोड़ा इसको स्पेसिफिक लेके जाएंगे। शहजाद ने सवाल पूछा है कि क्रिप्टो क्या सेफ इन्वेस्टमेंट है या नहीं। अब इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमें पहले एक दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब बेसिकली जो सारी गेम है ये स्टोर ऑफ वैल्यू की होती है। नॉर्मली जो आपकी करेंसी है, जिसको हम फेड करेंसी कहते हैं, जो डॉलर है, पाउंड है, आपकी पाकिस्तानी रुपी है, इंडियन रुपी है, इसकी एक कागज़ के अलावा तो कोई वर्थ नहीं है। अब इनकी जो वर्थ है वो गवर्नमेंट्स बनाती हैं। कोई भी नोट उठा के देख लें, उस पर लिखा होता है हामिल हाजा को मुतालबे पैदा किया जाएगा। अब उस कागज़ की तो कोई वर्थ नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट उसको एक टेंडर कर देती है, जब उसके पीछे गवर्नमेंट की बैकिंग आ जाती है, तो उस कागज़ की भी वैल्यू है। इसको कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, कि उस कागज़ के अंदर गवर्नमेंट ने एक वैल्यू स्टोर कर दी है। अगर कल को गवर्नमेंट ये गाइडलाइंस जारी कर दे कि आज के बाद ये 50 रुपये का जो नोट है वो डिस्कार्ड हो चुका है, तो अब उसकी कोई वर्थ नहीं रही। गवर्नमेंट बैक टेंडर्स होते हैं। हम ये सारा गेम ट्रस्ट पे चल रहा है कि हम अपनी गवर्नमेंट्स पर ट्रस्ट करते हैं, वो उनके एवज हमें टेंडर्स जारी करती हैं, और जो हमारी नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस है वो चल रही है। कल को अगर ये गवर्नमेंट से ये चीज़ बंद कर दें तो हम फंस जाएंगे। इसीलिए क्रिप्टो जो है, या बिटकॉइन है टू बी स्पेसिफिक, वो एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा फ़तेह, आपने अभी सारी चीज़ें बता दी कि पेपर करेंसी की क्या वैल्यू है, उसकी क्या लाइक्स और डिसलाइक्स हैं उसके। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या बिटकॉइन इतना सेफ़ है या क्रिप्टो करेंसी इतनी सेफ़ है कि बंदा उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करे? देखिए शहजाद, नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं वो आपके पास तीन तरह के होते हैं। हम्म। इधर आप इस टाइप की चीज़ में इन्वेस्ट करें जो आपकी जो स्टोर ऑफ वैल्यू है उसको कांस्टेंट रखे, जो कि हमारे पास सबसे सेफ ऑप्शन है गोल्ड। ठीक है। लेट से 2002 चल रहा है और आज गोल्ड की जो वर्थ है वो 17,000 पर तोला है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हम 2024 के अंदर। अब आजकल रफली गोल्ड की जो वर्थ है वो अराउंड 250 के है। तो गोल्ड अपनी जो वर्थ है वो बढ़ाता गया टेक्निकली। अगर हम वही अपनी पेपर करेंसी की वैल्यू देखें, वो इसके मुकाबले में प्रॉपरली डी वैल्यू हुई है, कि जो उसकी 2002 में वर्थ थी, जो 2002 में उन 17,000 के अगेंस्ट जो मुझे एक तोला मिल रहा था, आज तो वो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है गोल्ड ने कॉन्स्टेंटली अपनी वैल्यू स्टोर की। तो एक तो ऑप्शन ये होता है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कॉन्स्टेंटली विद टाइम ग्रेजुअली वो मूव करती जाए, वो वक्त के तकाज़ों को पूरी करती जाए, ताकि जो आपके पास 17,000 रुपये 2002 में थे, उनकी वैल्यू आज भी 17,000 ना रह जाए, क्योंकि हमारी करेंसी डी वैल्यू हुई है, वो आज जो करंट गोल्ड का रेट है उसको मीट कर सके। सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास रियल इस्टेट्स वगैरह। अब वहाँ आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए लगाते हैं, कि आपके पास कुछ पैसे थे, आपने इन्वेस्ट कर दिए, विद टाइम उसकी वर्थ बढ़ गई। अब जब आप वो इन्वेस्टमेंट वापस निकालेंगे तो आपको कुछ ना कुछ गेंस मिलेंगे। अब जो थर्ड ऑप्शन है वो कैश है, जो विद टाइम आप अपनी जो स्टोर ऑफ वैल्यू है वो बर्न करते जाएंगे। अब 2002 के अंदर जो 17,000 रुपये आपके पास थे, उनकी आज वो वर्थ नहीं है। 2002 में आप उन 17,000 के एवज एक तोला सोना ले सकते थे, लेकिन आज आप नहीं ले पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट के ये तीन ही तरीके हैं। या आप अपनी कांस्टेंट वैल्यू चेंज करते रहें, कि कांस्टेंट उसी पे खड़े रहें, जो कि गोल्ड है, या आप अपनी वर्थ बढ़ाएं, जो कि रियल स्टेट आ जाती है, या जो थर्ड है कैश में रखें और आपकी वैल्यू गिर जाए। अब जो बिटकॉइन है वो सेकंड ऑप्शन के अंदर लाया करता है, जहां आप रियल स्टेट को और बाकी कारोबार को वहां पे कैटेगराइज कर सकते हैं। अब बिटकॉइन जिस तरीके से 2009 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, तब से लेकर आज 2024 में उसकी वर्थ रफली $70,000 पर बिटकॉइन हो चुकी है। लेट से उस टाइम आपने $100 भी अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होते, तो आज उनकी बिलियंस में वर्थ होती। अब जिस तरीके से 2009 के अंदर बिटकॉइन इंट्रोड्यूस कराया गया, अगर आप उस वक्त इसमें कोई माइनर सी इन्वेस्टमेंट कर देते, तो आज मे बी पॉसिबिलिटी है कि आप शायद मिलीनियर होते। लेकिन इट्स नेवर टू लेट। अगर आप आज भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं सही तरीक़ेकार के मुताबिक, सही गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, एक सही फाइनेंशियल एडवाइस के थ्रू, तो मे बी आज से 10 साल बाद आप मिलीनियर हो सकते हैं। ये चीज़ें गारंटीड तो नहीं होती, लेकिन अगर आप प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए मार्केट में आएँ, तो मोर लाइकली ज़रूर हो जाती हैं। तो आप बोल रहे हैं कि लोग क्रिप्टो में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करें, तो इसके इसमें इतने स्कैम्स हैं, तो उनका उसका हम क्या करें? जो ये करेंसी सिस्टम है, ये काफ़ी सदियों से चलता हुआ निज़ाम है। इसीलिए जो हम बिटकॉइन के एडवोकेट्स हैं, वो ये चीज़ इंडोर्स करते हैं कि ये सिस्टम पुराना हो चुका है, ये गला सड़ा निज़ाम है, इससे निकल के एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ।
अब जैसे आपने बात की कि क्रिप्टो के अंदर स्कैम्स होते हैं, मैं बिल्कुल आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ कि स्कैम्स ज़रूर उसमें होते हैं। वो स्कैम्स बिटकॉइन एज ए एंटिटी नहीं कर रहा, वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपको नॉर्मल लाइफ में आपके जो नॉर्मल ज़िंदगी के काम काज हैं उनके अंदर भी वो स्कैम्स आपके साथ कर जाते हैं। अगर स्कैम कहीं हो रहा है वो किसी ट्रेडिंग कंपनी के थ्रू हो रहा होगा, जैसे बाइनेंस है, कूकॉइन है, कॉइन बेस है, वो आपके साथ स्कैम्स कर रही होंगी। अब जैसे पॉन्जी स्कीम्स होती हैं जिसमें आपको कोई बंदा आएगा और कहेगा कि आप हमारे यहाँ एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करें और हम आपको इतना इतना मुनाफा ला कर दे देंगे, तो आप खुद गए ना फंसने के लिए। ये तो बेसिक जो दुनिया के रूल्स हैं वही बिटकॉइन पे अप्लाई हो रहे हैं। वहाँ बिटकॉइन के अंदर कोई आपके साथ ज्यादती या कोई दो नंबरी नहीं होगी। बाकी जो रही बात जो नॉर्मल स्कीम्स की, पॉन्जी स्कीम्स की, जो स्कैम्स की, वो फेड के अंदर भी होती हैं। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ फेड का जो स्कैम है। जैसे मैंने आपको एक पिछली एग्जांपल में समझाया कि जिस तरीके से मेरे 17,000 की जो 2002 में वर्थ थी वो आज नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि सेंट्रल बैंक लगा हुआ है, वो करेंसी प्रिंट किए जा रहा है और हमारी करेंसी डी वैल्यू होती जा रही है। इस वजह से जो मेरी करेंसी की जो वर्थ थी वो आज वो नहीं रही। उसी कंपैरिजन में अगर डॉलर है तो डॉलर जो 2002 में उसकी वैल्यू थी $17 की, आज वो भी कम हो चुकी है, लेकिन आज इस रेट के साथ कम नहीं हुई जिस तरीके से हमारी पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू गिरी है। आपने अभी क्रिप्टो में आपने बताया कि क्रिप्टो में कुछ स्कैम्स होते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए। तो अगर हम इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें कि क्रिप्टो कैसे एडजस्ट हो पाएगा, क्योंकि पेपर करेंसी बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पे। जैसे पहले गोल्ड था, उसके अगेंस्ट आकर पेपर करेंसी ने जगह ली, और वो पेपर करेंसी इस टाइम बड़ी स्ट्रांग है इस टाइम पे, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि कोई बंदा अगर गोल्ड हाथ में लेके बाहर घूमता नहीं है, तो वो पेपर करेंसी लेके घूम रहा है, कैरी करना आसान है। अब अगर आप क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो इस बीच में अपनी जगह कैसे बनाएगा? तो मैं इस चीज़ पे आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो हमारे यहाँ राइट निज़ाम है, जो इतने सालों से चलती हुई पेपर करेंसी आ रही है, उसको रिप्लेस करना कोई आसान काम नहीं होगा। इवन वो बिटकॉइन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी कोई आसान काम ना होगा कि इतने साल से चलती हुई करेंसीज को आगे रिप्लेस कर दे। जैसे यूएस डॉलर है, बड़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी है और यूएस उसको एज ए लेवरेज यूज़ करता है बाकी कंट्रीज़ के अगेंस्ट अपने पॉलिटिकल या अपने इकोनॉमिकल या जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको बैक करने के लिए। हमारे यहाँ जैसे देख लें आईएमएफ का प्रोग्राम है या वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम्स होते हैं या एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके थ्रू हम पे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हैं यूएस वाले, वो अपनी करेंसी की वजह से हैं। या जिस तरीके से यूरो है, यूरो एज ए सिंगल करेंसी यूज़ होता है पूरे यूरोप के अंदर। अब किसी थर्ड एंटिटी को आके उसको रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है, जो हमारा मेन पॉइंट है, जिसकी वजह से ही हम इस रिप्लेसमेंट की तरफ आगे बढ़े हैं, वो यही है कि बिटकॉइन को कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, कोई बंदा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल उसको कंट्रोल नहीं करता। अब जैसे यूरो है, उसको सेंट्रल बैंक जो है यूरोप का वो कंट्रोल करता है। जैसे डॉलर है, उसको यूएस का स्टेट बैंक जो है वो कंट्रोल करता है, या सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करता है। हर मुल्क की जो करेंसी होती है वहाँ का स्टेट बैंक उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। बिटकॉइन में आपके पास लिबर्टी ये है कि आपकी मनी है, आप रेगुलेट करो। कोई थर्ड एंटिटी आके आपकी मनी के ऊपर वो रेगुलेशंस नहीं लगा सकती। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है। और दूसरा, जैसे ही जैसे वक्त एडवांस होता जा रहा है, आज से 10 साल पहले हम देख लें तो हर जगह पे हमें सिर्फ पेपर करेंसी दिखती थी। आजकल मार्केट में सैकड़ों ऐप्स ऐसी आ गई हैं जो डिजिटलाइज करेंसी यूज़ कर रही हैं। अब जैसे हमारे यहाँ इजी पैसा है, जैज़ कैश है, या जो नॉर्मल बैंक अकाउंट्स हैं, वहाँ जाके क्यूआर कोड स्कैन करके पे कर सकते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आज से 5 साल या 10 साल आगे ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? इनको भी रिप्लेस किया जाएगा और वो ऑब्वियसली जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो इसकी जगह ले लेगी। अब जैसे यूएस के अंदर अभी रिसेंट जो इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे ये एक मुद्दा काफ़ी ज़ोर पकड़ चुका है। जो वहाँ पे एक चीज़ काफ़ी पॉलिटिकली ज़ोर पकड़ चुकी है कि आया सीबीडीसीज को रेगुलेट किया जाए या नहीं। सीबीडीसीज बेसिकली डॉलर की डिजिटल फॉर्म है कि अब यूएस भी इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है कि वो डॉलर को डिजिटलाइज कर दें। अब कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली बिटकॉइन वाला ही है जो डिजिटल करेंसी है, लेकिन डॉलर के पीछे बैकिंग क्या है? प्रिंटेड मनी। बिटकॉइन के पीछे बैकिंग क्या है? आपकी माइंड बिटकॉइंस हैं जो कि काफ़ी हार्ड हैं माइन करना। और इसी चीज़ के अंदर बिटकॉइन बाकी करेंसीज के ऊपर सिक्योरिटी ले जाता है कि लिमिटेड तादाद, डिसेंट्रलाइज, कि कोई गवर्न नहीं कर रहा, तो आप बाकी करेंसी उससे बेटर ऑप्शन ज़रूर कह सकते हैं। थैंक यू फतेह। आज आपने हमें क्रिप्टो के बारे में बताया कि एज़ कम्पेयर पेपर करेंसी
कि क्रिप्टो करेंसी क्यों अच्छी है। आज हमारी दूसरी निशिश क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कंप्लीट हो चुकी है और जनरली हमने बिटकॉइन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कन्वे कर दिया आज कि फर्स्ट निशिश में हमें हमारी डिस्कशन हुई थी कि क्रिप्टो करेंसीज क्या चीज़ है या बिटकॉइन क्या चीज़ है। आज हमने उसका कंपैरिजन किया है फेड करेंसी के साथ। अब इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम आगे बढ़ेंगे इस चीज़ की तरफ कि ट्रेडिंग टेक्निक्स क्या हैं, कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन होना चाहते हैं तो क्या उसका तरीक़ेकार है, कहाँ जाके रजिस्टर्ड कराएँ, उसको किस तरीके से लेके जाएँ, उसमें फिर जो कानूनी बंदिशें हैं इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिएगा।